नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आजकल देश भर में जोरदार चलता है रामचरितमानस पर। तरह तरह के बयान आ रहे हैं। ताज़ा बयान मांग करता है कि इस धार्मिक ग्रंथ पर बैन लगे, और ये बयान दिया है हमारे आज के खास मेहमान, समाजवादी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, उम्मीद है आप तैयार हैं। स्वाभाविक रूप से मैं आप तैयार हैं? पूरा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप ये बताइए कि जब आप ऐसी मांग करते हैं कि एक धार्मिक ग्रंथ पर रोक लगे, उसके अंश को हटाया जाए, आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते? वो करोड़ों लोग जो इस किताब को पढ़ते हैं। दिव्यांग जी, सही बात तो यह है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मेरा मकसद किसी के आस्था पर चोट पहुंचाना नहीं, किसी के आराध्य देव पर तंज कसना नहीं। तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस में चौपाई के कुछ अंश जिससे देश के 97% लोगों का अपमान होता है, उनके लिए गाली समान है। कहीं नीच कहा गया है, कहीं पीटने का पात्र बताया गया है, और कहीं पर सम्मान न देने की बात कही गई है। धर्म, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म नहीं हो सकता है। किसी भी धर्म को किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। कल्याण की बात करता है। कल्याण करने वाला किसी के अपशकुन, किसी को अपशब्द, किसी को गाली देना, हम समझते हैं ये धर्म नहीं है। पर ये तो खुद लोहिया जी ने कहा ना कि इसमें जितने गोते लगाइए उतने मोती मिलेंगे। मोती समुद्र में होता है, लेकिन धर्म के नाम पर जाति विशेष को अपमानित करना चौपाई का वो अंश है। जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा। इत्तेफाक से जिन जातियों को उल्लिखित किया गया है, ये सभी जातियां हिंदू धर्मावलंबी ही हैं। आदिवासी, दलित और पिछड़े हैं, जो सभी हिंदू धर्म को मानते हैं। ये कैसा धर्म है जो अपने अनुयायियों की ही भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है, यानी अपने ही अनुयायियों को नीच होने का प्रमाण पत्र देती है। धर्म तो सम्मान के लिए होता है, धर्म तो कल्याण के लिए होता है, धर्म तो मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। इसलिए गाली कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। गाली धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। धर्म के नाम पर गाली देने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप राजनीतिक रूप से बीजेपी को मदद करते हैं कि वो पूरे हिंदू समाज को एक तरीके से लामबंद करे, फिर आपको एक छोटे से कटघरे में ले जाके खड़ा कर दे? देखिए, हम देश के 97% यानी देश की समस्त महिलाएं, समस्त आदिवासी, समस्त दलित, समस्त पिछड़े के सम्मान की बात कर रहे हैं। इनको अपमानित न किया जाए, इस बात की मैं मांग कर रहा हूं। साथ ही साथ चौपाई के वंश जिससे 97% लोगों का अपमान होता है, गाली से नवाजा जाता है, उस अंश को हटाया जाए, ये मेरी मांग है। या पर आपको नहीं लगता कि आप भी वैसे ही हैं जैसे वो लोग जो पठान फिल्म का विरोध कर रहे थे? कुछ कुछ वैसे ही हैं आप भी, रंग आपका भी वही है। देखिए, कुल मिलाकर के ये जिसको गाली दिए हैं उसी वर्ग से मैं भी आता हूं। इन्होंने एक जगह पर कहा है कि ढोल गंवार सूद पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी देश की समस्त महिलाओं को, समस्त शूद्र समाज को, यानी आदिवासी, दलित और पिछड़ों को
ताड़ना के अधिकारी पीटने के पात्र हैं, दंड के पात्र हैं। आखिर क्या धर्म यह इंगित करेगा कि अपने ही धर्मावलंबी को मारिए, पीटिए, ताड़िए? ऐसा शब्द हम समझते हैं जो मानहानि के लिए है, अपमान के लिए है, गाली समान है, उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। पर देखिए, आपने तो ये धार्मिक ग्रंथ पढ़ा हुआ है, आपकी बेटी ने ऐसा कहा। ये कौन कह रहा है ये बात? ये जो आपने चौपाई बताई, ये तो तुलसीदास जी ने, तुलसीदास की लिखित रामचरितमानस है, उसमें किसने कहा? तुलसीदास जी ने लिखा। और सही मायने में तुलसीदास जी का उसमें प्रवेश क्या था, क्या नहीं था, क्यों लिखा, कैसे लिखा, हम उस पर बहस नहीं करना चाहते। लेकिन उनके चौपाई की इस अंश से आज जब भारतीय संविधान है, सभी धर्म पंथ का मैं सम्मान करता हूं और सबको समान और बराबर अधिकार है सम्मान स्वाभिमान पाने का, पढ़ने लिखने का, बोलने का, बात रखने का, ऐसी हालात में ये भेदभाव मूलक व्यवस्था भारतीय संविधान आने के बाद नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आप पर सीधा आरोप लगा रहा हूं। आप, ऐसा तो नहीं है कि ये धर्म ग्रंथ कल लिखा गया था, लंबे समय से है। आप अभी इस पर हल्ला करते हैं क्योंकि आपने जमीन पर जो काम नहीं किया हुआ है उसको आप ढकना चाहते हैं, इसलिए आप ये मुद्दा नया खड़ा कर देते हैं। यही विरोधी भी यही करते हैं आपके, आप भी यही कर रहे हैं। दिवांग जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1980 में छोड़ा। विद्यार्थी जीवन के बाद सामाजिक मंचों पर लगातार इस बात को मुखर होकर के मैं कहता रहा हूं। इसके पहले भी अनेकों बार मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। मैं अगर देश के 97% लोगों के सम्मान स्वाभिमान की बात करता हूं तो धर्म के ठेकेदारों के पेट में दर्द क्यों होता है? आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप बीएसपी में रहे बहुत लंबे समय तक, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आप बीजेपी में भी 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एक लंबे उसमें आपने समय देखा, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप समाजवादी पार्टी में इस समय, आपको आज क्यों समझ में आया इस चीज़ को? एक सवाल। दूसरा ये कि अगर जब आप बोलते हैं इस चीज़ को तो क्या आज इसको आपका पार्टी लाइन माना जाए? पहली बात तो यह कि जिस दिन मैंने चैनल को अपना बयान दिया था उसी दिन मैंने स्पष्ट कर दिया था यह बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है। यह बयान समाजवादी पार्टी के मंच से नहीं दिया गया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा नहीं दिया गया है, समाजवादी फोरम पर नहीं बोला गया है। सैकड़ों बार इस विषय में बोल चुका हूं, पहली बार नहीं बोला। हाँ, यह सही है कि देशव्यापी बहस पहली बार इस विषय पर हुई है। पर मेरा जो पहला सवाल था कि आपने अब पहले क्यों नहीं बोला? आप बीएसपी में रहे, बीजेपी में थे, तब क्यों नहीं बोला? ये स्वाभाविक रूप से दिवांग जी, मैं आपको बहुत सुनता हूं, आपका पूरे देश में नाम है। पहले ये बात आई नहीं, इसलिए सामाजिक मंचों से तो मैं बोलता रहा, लेकिन चैनल और मीडिया के लोगों ने जब पूछा तो उनको भी उत्तर दिया। इस पर आपने क्या, आपके जो पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनसे बात की है? क्या उन्होंने आपको इस पे कुछ कहा, बताया? भारतीय संविधान अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्रता देती है। हम अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरे इस बयान पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना उन्होंने किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये कुछ एक अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि इसी तरह का बयान की शुरुआत हुई बिहार से, आरजेडी के एक मंत्री ने ये बयान दिया, यहाँ आप बयान दे रहे हैं। आप लोग कुछ एक नई कोशिश कर रहे हैं क्या 2024 के लिए? देखिए, हजारों साल से यदि किसी घिसी पिटी व्यवस्था के तहत किसी को अपमानित किया जा रहा है तो अपमान करने वाले लोग उसको अपना निरंतर सतत धर्म क्यों मानते हैं? और सही मायने में धर्म के शुभेच्छु यदि कोई सही है तो ऐसे धर्म शुभेच्छु लोगों को बैठ करके इस आपत्तिजनक टिप्पणी को निकालने के लिए हमारे साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आपस में चर्चा करके
इस विवादित विषय को हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। मौर्य जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो टाइमिंग आपने चुनी लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल पहले और ख़ास तौर पे 2014 के बाद दलित पिछड़ों का बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, तो बिहार से जो मुहिम शुरू हुई उससे आपको ये कहीं आइडिया तो नहीं मिला कि इसी के सहारे पिछड़े और दलितों को, चूँकि राम और अयोध्या बीजेपी के सबसे बड़े शक्ति केंद्र हैं, उस पर हमला करके आप पिछड़े और दलितों को बीजेपी से अलग करना चाहते हैं? सही मायने में विजय जी, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, इसके पहले भी मैं सैकड़ों बार सामाजिक मंचों से इस बात को बोल चुका हूं, पहली बार नहीं बोला हूं। अलबत्ते पहली बार देश में चर्चा चल रही है, लेकिन सैकड़ों बार सार्वजनिक मंचों से मैं इस बात को बोल चुका हूं और बार बार मैंने कहा, गाली कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। स्वयं प्रसाद जी, आपको मैं लंबे समय से एक राजनीतिक एक्सपर्ट के रूप में देखता रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं धर्म के एक्सपर्ट के रूप में। ठीक है, मान लिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके पक्ष में नहीं लिखा या उनके लिए खिलाफ लिखा, तो क्या आप वाल्मीकि जी के बारे में क्या रखते हैं जिन्होंने रामायण लिखी थी, और क्या रामायण को भी आप पढ़ के आए हैं? देखिए, अध्ययन तो मेरा मनुस्मृति का भी है, वाल्मीकि रामायण का भी है, अन्य तमाम प्रकार की स्मृतियों पर भी है, लेकिन आज मैं विषय वस्तु से हटना नहीं चाहता। हम तो वही चाहते हैं जो नारी सशक्तिकरण का नारा दिया जा रहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां देवियों का सम्मान हो वहां देवता वास करते हैं। हमारे देश की संस्कृति में नवरात्र का भी समय आता है जब 8 दिन लगातार देवियों का पूजा किया जाता है। तो आखिर ये धर्म का कौन सा हिस्सा है जो देश की समस्त महिलाओं को अपमानित करने का ठेका ले रही है? पर स्वामी जी, आप अगर इस तरह से बयान देंगे तो राजभर जी ने तो अपनी बातचीत कर ली है वहां शुरू, आप कैसे जाएंगे बीजेपी में फिर? पहली बात तो दिवांग जी, मैं 6 बार कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, 3 बार नेता विरोधी दल रह चुका हूं, 40 साल की मेरी राजनीतिक जीवन है, और पद के पीछे मैं कभी नहीं भागा हूं। हमने हमेशा प्रदेश और देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों और साथ ही साथ महिलाओं के सम्मान की बात की है। आज भी उसी स्टैंड पर खड़ा हूं। रही बात बीजेपी में, मैंने मंत्री पद को छोड़ा है, मैं अपने एजेंडे के साथ रहता हूं। पार्टियां हमारे लिए आती और जाती हैं, पार्टियों को कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए एजेंडे महत्व हैं। और वो बीजेपी जो आरक्षण संवैधानिक दर्जा जो था उसको खत्म कर रही है, उनके साथ जाएंगे। इसलिए ऐसी नापाक जगह पर पुनः जाने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। चलिए, एक और जो आजकल चर्चा में है वो एक बाबा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री उनका नाम है, बागेश्वर धाम के हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। जो संविधान विरोधी बयान करते हैं वो आतंकवादी हैं, देश के दुश्मन हैं, ढोंगी और पाखंडी हैं। वो देश के न राष्ट्रपति हैं न प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनके बयान का कोई मायने नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदू धर्म है वो खतरे में है। उधर मौलाना लोग कह रहे हैं कि ये हमको डराने की कोशिश की जा रही है। इसको आप देख रहे हैं, ये क्या चुनाव से जुड़ता है या ये क्या है? ये क्यों हिंदू धर्म खतरे में अब दिखाई दे रहा है? अब तो एक हिंदूवादी पार्टी है देश में, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सब तो हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी जी, तमाम प्रदेशों में मुख्यमंत्री भाजपा के, इनके रहते अगर हिंदू धर्म खतरे में है तो हम तो चाहते हैं कि सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे मुख्यमंत्री अपने अपने पद से छोड़ करके बाबा को अपना पूरा अधिकार दे दें। वही अगर धर्म के ठेकेदार हैं, वही सब ठीक करेंगे तो शंकराचार्य को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, सभी धर्माचार्यों को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, सभी जाकर के जो नए
बाबा उदय हुए, तथाकथित बाबा, उनकी शरण में चला जाना चाहिए। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ करके जमीन पे आए और साथ ही साथ देश को अंधेरे में ले जाने की कोशिश न करें, संविधान विरोधी बात न करें। मौर्य जी, आप मूलतः बौद्ध धर्म से आते हैं। बौद्ध धर्म का शुरू से सनातन धर्म से राग द्वेष का रिश्ता है और तमाम ऐसे प्रमाण है कि बुद्धिस्टों ने सनातन और हिंदू धर्म की पुस्तकों में छेपक डाल करके तोड़ फोड़ किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजकल आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है, राजनीति का काम आपके पास नहीं है, तो आप बुद्धिस्टों के पुराने काम को नए ढंग से अंजाम दे रहे हैं? बहुत छोटी बात आपने कही। धर्म के सबसे बड़े गुरु होते हैं शंकराचार्य, विशेष रूप से हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य एक बार नहीं, गाहे बेगाहे अनेक बार कह चुके हैं, भारत देश में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म सब हिंदू धर्म के हिस्से हैं। और जब सब हिंदू धर्म के हिस्से हैं तो आप अलग कैसे कर सकते हैं? ये तो केवल अधिकार शंकराचार्य जी को है और शंकराचार्य सबको एक कहते हैं। तो इसलिए इसको विषयांतर मत करिए। शंकराचार्य तो मानस को भी मानते हैं, लेकिन जो उसमें गाली वाले अंश हैं वो धर्म नहीं हो सकते। हम शेष पुस्तक पर हमारी कोई नाराजगी नहीं है, धर्म पर भी हमने कोई चोट नहीं की। स्वामी जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके साथ समस्या क्या है? आप इस तरह के मुद्दे खड़े करते हैं क्योंकि आप जमीन पर काम नहीं करते दिखाई देते। जातीय जनगणना एक इतना महत्वपूर्ण बात है। जनगणना होगी तो योजनाएं बनेंगी, पता चलेगा किसको कितना मदद करनी है। उस पर तो आप सड़क पे नहीं उतरे। 10 लाख 20 लाख की भीड़ आपने सड़क पे नहीं उतारी। आप इस तरह के नकली मुद्दों पर लेके सहारा अपनी राजनीति करते हैं। वह मुद्दा भी आ रहा है, समय पर वो भी मुद्दा आ रहा है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जिस तरीके से धर्म के नाम पर समाज को बांट रही है, धर्म को राजनीति में थोप कर देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक मार रही है, ये सब आज चिंता का विषय है। अभी तो हमने केवल सम्मान की बात उठाई है। क्या यह धर्म हो सकता है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा? यानी विप्र समस्त गुणों से हीन हो, चोर, लंपट, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही हो, फिर भी उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, कितना भी विशेषज्ञ क्यों न हो, लेकिन शूद्र है इसलिए उसका सम्मान मत करो। क्या यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो धर्म के ठेकेदारों को मुबारक हो। हम अपमान को, भेदभाव को, गाली को धर्म नहीं मान सकते। चलिए, आप धर्म वाले सवाल से और इधर हट नहीं रहे, जातीय जनगणना पर भी आप नहीं कर रहे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने जो नया मुद्दा छेड़ा वो मुलायम सिंह यादव जी को का छेड़ा। आपको क्या कह रहा है, लगता है कि मुलायम सिंह यादव एक सरकारी अवार्ड के मोहताज हैं? उनकी धरोहर इतनी है कि अगर अवार्ड नहीं मिलेगा, भारत रत्न वो नहीं बनेंगे तो साहब मुलायम सिंह कुछ नहीं होंगे? नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपने जीते जी कभी किसी भी सम्मान की इच्छा नहीं जाहिर की है। मरणोपरांत पद्म विभूषण दे करके नेताजी के कद और व्यक्तित्व को छोटा करने का प्रयास किया गया है। अगर केंद्र की सरकार नेताजी को सम्मान देना ही चाहती थी तो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देना चाहिए था। आज केंद्र की सरकार को नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो व्यक्तित्व है उसका बौना करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अभी भी रास्ता खुला है कि अगर केंद्र सरकार नेताजी को सम्मान देने की पक्षधर है तो भारत रत्न की सम्मान से सम्मानित करे। एक सवाल जिसका जवाब आपने सीधे नहीं दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं धर्म के बारे में, तो आप भी तो वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। वो भी वहाँ लोगों को लामबंद कर रही है, आप भी यहाँ पिछड़ों दलितों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद हमारा लामबंद करने का नहीं है, मकसद हमारा अपमानजनक टिप्पणी हटाने का या प्रतिबंधित करने का है। स्वामी प्रसाद जी, आपसे अभी आपने कहा कि पार्टियां स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आती जाती रहती हैं। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है
कि आप पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेता थे, पार्टी छोड़ी, आरोप लगा कि स्वामी प्रसाद अपने परिवार की टिकटें मांग रहे थे, नहीं दी तो स्वामी प्रसाद पार्टी छोड़ के चले गए। आप बीजेपी में आए, मंत्री बने, फिर छोड़ के समाजवादी पार्टी के पास गए, आरोप फिर ये लगा कि स्वामी प्रसाद अपने परिवार की टिकटें मांग रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार में टिकटें मिलने की गुंजाइश कम नज़र आ रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझ करके इस तरह के बयान देकर के अपना औरा बड़ा करना चाहते हैं। छोटी सोच छोटी बात, इसलिए कूप मंडूप हमेशा अपने दायरे की बात करता है। इतनी छोटी सोच के साथ यह प्रश्न प्रस्तुत करना, ये कहीं ना कहीं इस विषय को ही खत्म करने जैसा है। ऐसी घटिया सोच के प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देता। स्वामी जी, आप तो डांट रहे हैं उनको, वो तो एक मैं सवाल डांट नहीं पूछ रहा रहे हैं, मैं एक उत्तर सवाल दे तो पूछ रहे हैं मैं वो। उत्तर दे रहा हूं। जी, क्या है आपका उत्तर पे? इसमें कहीं कोई सत्यता ही नहीं, कोई सत्य नहीं है। तथ्यहीन बातों का उत्तर देना मैं व्यवहारिक नहीं मानता। इसका मतलब आपसे सवाल बन नहीं रहा है, इसने कहा कि इसलिए आपने कहा कि टॉपिक मत चेंज करो। सवाल हर चीज का मेरे पास उत्तर है। अभी तो मैं एक पुस्तक के कुछ अंश को प्रस्तुत किया। अब वो दौर है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा और मैं ही आपको जवाब भी दूंगा। हर सवाल के 2 जवाब दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है, ठीक है? चलिए, पहली बार आप मुस्कुराते हुए तो दिखाई दिए। आपको क्या लगता है कि, और इन नेताओं के साथ आपने बहुत काम किया हुआ है, जमीन पर किसका काम ज्यादा गहरा रहा, कांशीराम जी का या मुलायम सिंह यादव का? अपनी अपनी जगह दोनों का बड़ा योगदान रहा, लेकिन मानवर कांशीराम ने सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो काम किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के बहुजन समाज को रही है। तो ये तो लोग हिसाब लगाएंगे कि लगता है आप बहुजन समाज पार्टी का आप दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप ये नहीं जानते, ये सवाल इसलिए नहीं आएगा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, मानवर कांशीराम जी स्वयं आपस में गठबंधन किए थे। इसलिए गाहे बेगाहे जब मौका आया है तो दोनों नेता एक दूसरे के पूरक भी साबित हुए हैं। पर यहां तो आपने बताया कि कांशीराम जी मुलायम सिंह पर भारी। सामाजिक परिवर्तन के मामले में नेताजी राजनीतिक मुद्दे पर संघर्ष करते रहे, लेकिन मानवर कांशीराम जी सामाजिक और राजनीतिक दोनों मुद्दे पर काम किए। किसने ज्यादा, कौन ज्यादा विस्तार से चीजों को समझता है? 2 मुख्यमंत्रियों के नाम ले रहा हूं, एक मायावती जी और दूसरा योगी जी। अगर योगी जी और मायावती में तुलना करेंगे मुद्दों को तो समझने के बाद- मायावती जी इस मामले में बाजी मार जाएंगी। मुद्दों की गहराइयों को समझना, विकास को जमीन पर उतारना, अनुशासन में सबको रखना, यह कला तो मायावती जी के पास योगी जी से कई गुना ज्यादा था। चलिए, दोनों जवाबों में आपने बीएसपी के साथ हो गए आप। चलिए, तीसरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि अगर आपको आगे किसी पार्टी में जाना हो तो आप बीजेपी में जाना चाहेंगे या बीएसपी में? आज मैं समाजवादी पार्टी में हूं, समाजवादी पार्टी में रहूंगा। और एक चीज, जिनको मैंने छोड़ा पलट के कभी उस तरफ देखा नहीं। बीएसपी जब तक मुद्दों के साथ थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के साथ थी, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन के साथ थी, तब तक बीएसपी का मैं अगली कतार का योद्धा था। जिस दिन बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दोनों से किनारा किया, मैंने बीएसपी से किनारा कर लिया। 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, अखिलेश यादव को या नीतीश कुमार को? सही मायने में इस समय देश को बचाना है, संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। बात प्रधानमंत्री की नहीं है, बात देश को बचाने की है। देश को बचाने के लिए विपक्ष के लोग आपस में बैठ करके तय कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने सभी सवालों के जवाब दिए, कुछ सवालों के आपने जवाब नहीं दिए और आपने कहा आप एक ही मुद्दे पर रहना चाहते हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर आज मुंबई में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर दरअसल इस संस्थान के छात्र अड़े हुए हैं, जिन्हें समझाने बुझाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता कैंपस के अंदर जाना चाहते हैं। पुलिस ने बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं को कैंपस के अंदर जाने की फिलहाल इजाजत दे दी है। ये सभी लोग टिस प्रशासन से मिलकर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग करेंगे। पहले पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिस कैंपस के अंदर जाने से मना कर रही थी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के स्टूडेंट इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग चाहते हैं और बीजेपी के कुछ लोग वहां पहुंचे हैं उन्हें समझाने बुझाने के लिए। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर अब मुंबई से बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग जो शिक्षण संस्थान हैं वहां के कैंपस में छात्रों की तरफ से विरोध हो रहा है। यह कहा जा रहा है एक तबके की तरफ से कि वो इस फिल्म को देखना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहते हैं, लेकिन जो बीजेपी की छात्र इकाई है वो इसका विरोध कर रही है। चाहे जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर जामिया कैंपस, वहां से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। और अब यह मुंबई का दृश्य आपके सामने है। देश का बहुत ही मशहूर ये संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और यहां के कुछ छात्र फिल्म की स्क्रीनिंग पर डटे हुए हैं, जबकि बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं टिस के बाहर। उनका प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों का लगातार यही कहना कि वो ये फिल्म देखना चाहते हैं, लेकिन बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री जैसा कि आपको पता है कि अपने देश में प्रतिबंधित है, इसे बैन किया गया है। इसके बावजूद आप देखिए इसके आश्रय किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरीके की सियासत। सवाल यही कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए उसमें यही कहा गया कि दरअसल ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है ये डॉक्यूमेंट्री। और जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी। सीधे उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगा। राजेश, अभी क्या स्थिति है? जी, अभी यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पुलिस, आप देखिए कि यहाँ पर भारी बंदोबस्त किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली है कि इन्होंने जो ज्ञापन दिया था टाटा सामाजिक संस्थान को, उधर से ये जवाब आया है कि हम यहाँ पर स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे, उस डॉक्यूमेंट्री को नहीं होने देंगे। पुलिस प्रशासन ने भी युवा मोर्चा के इन कार्यकर्ताओं को जो है ये आश्वासन दिया है कि डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर नहीं होगी और जिन लोगों ने इसे जो है डाउनलोड किया है या कुछ भी इसमें जो भी कार्रवाई बनती है हम उसकी जो है जांच करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जो बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और जल्दी हो सकता है क्योंकि 7 बजे का टाइम है। 7 बजे ये डॉक्यूमेंट्री जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो देखने की बात कर रहे हैं वो इस पर जो है अभी अड़े हुए हैं। लेकिन अभी पर मामला जो यहाँ पर है पूरा पुलिस प्रशासन भी है और बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जुटे हुए हैं। राजेश, देखिए सवाल ये है कि अगर ये फिल्म प्रतिबंधित है तो आखिर इसकी स्क्रीनिंग वहां कैसे हो रही है कैंपस के अंदर? क्या वहां का जो प्रशासन है उससे भी आपकी बात हो पाई है? जी, प्रशासन को हमने लगातार जो हमारे पास नंबर्स थे, कांटेक्ट नंबर थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। कोई भी प्रशासन का जो यहाँ के डायरेक्टर हैं या फिर जो भी और भी लोग हैं प्रशासन के, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। लेकिन जब यहाँ पर बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुँचे तो उनसे मिलने के लिए प्रशासन बाहर आया, उनको ज्ञापन दिया गया और उनसे ये कहा गया कि जो है स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जो युवा मोर्चा के यहाँ के अध्यक्ष हैं उनको बताया गया है कि प्रशासन ये उन्हें आश्वासन दिया है कि हम स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे और पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि प्रशासन के अनुसार जो स्क्रीनिंग नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्री को नहीं देखा जाएगा। लेकिन वक्त 7 बजे का दिया गया। अगर 7 बजे ये जो स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं, अगर उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है तो फिर उसका इंतजार यहाँ पर अभी ये बीजेपी के नजर बनाकर रखिएगा राजेश साहब। जैसे ही कुछ अपडेट हो हम तक आपको खबर पहुंचाइएगा, दर्शकों को वो सूचना भी हम देंगे। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री पर सरकार बैन लगा चुकी है। यूट्यूब और दूसरे तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहां से भी ये डॉक्यूमेंट्री हटाई जा रही है। लेकिन कैंपस में नफरत कौन फैला रहा है, इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। Police, go back! Go back! Go back! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी!
हम लोग पीसफुली स्क्रीनिंग करने जा रहे थे, हमारा लैपटॉप सब कुछ छीन लिया पुलिस ने। स्क्रीनिंग करने के लिए कोशिश कर रहा था, उस समय वो लोग आकर हमारी पिटाई कर दी। क्या है ऐसा डॉक्यूमेंट्री में जो जनता से छुपाना चाहते हैं? हमने यहाँ कौन सा माहौल खराब करने की कोशिश की है? क्या यहाँ पे लैपटॉप खड़ा करने से दंगा भड़केगा? सभी लोग यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, कृपया करके ये जगह खाली करिए। इसको बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या मैंने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री ऐसे क्या चीजें डॉक्यूमेंट्री उसको बैन कर दिया जा रहा है? देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के कैंपस में ये कोहराम क्यों है? यूनिवर्सिटी में इस तरह का बवाल क्यों है? शिक्षा के मंदिरों में धार्मिक उन्माद क्यों है? ये सवाल इसलिए अहम है, पिछले 4 दिनों में देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं। दिल्ली की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक AMU और दक्षिण की हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हंगामा कर रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर यह हंगामा हो रहा है, उसका न उस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना है, न छात्रों की पढ़ाई लिखाई से। और यही बात चिंता में डालने वाली है। आखिर क्यों पढ़ाई लिखाई की बजाय ये छात्र किसी एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं? एजेंडा इसलिए क्योंकि AMU को छोड़कर बाकी हर जगह इस विवाद की जड़ में वो प्रोपेगेंडा है जिस पर सरकार ने रोक लगा रखी है। BBC डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो है वो विवाद चल रहा है, हंगामा चल रहा है। एक छात्रों का एक समूह है अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के पक्ष में है और दिखाए जाने के लिए आयोजन कर रहा है। इसका विरोध भी किया जा रहा है और प्रशासन जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा। और इसी वजह से पहले हमने JNU में देखा, वहाँ पर छात्रों के 2 समूहों में जो है वो भिड़ंत हुई थी। जामिया में कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत तक में ले लिया था और आज वही तस्वीर कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में शुक्रवार शाम को जबरदस्त बवाल हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए, जबकि प्रशासन की तरफ से पहले ही यहाँ पर धारा 144 लगा दी जा चुकी है। इन छात्रों को रोकने के लिए पुलिस भी उतने ही बड़े संख्या बल के साथ मौजूद थी। सारे तनाव की वजह थी उसी विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जिस पर सरकार ने रोक लगा रखी है। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI और भीम आर्मी से जुड़े BASF ने कैंपस में BBC की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। सुरक्षा कर्मियों ने इन छात्रों को तितर बितर कर दिया और इसके बाद जो छात्र हैं जो डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इकट्ठे हुए थे वो हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों को भी मुश्किल आ रही है इन छात्रों को कैंपस से हटाने में। और कैंपस के बाहर जो पुलिस बल है वो लगातार ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ ना बनाए, भीड़ ना यहाँ पर इकट्ठी हो, इसका ऐलान कर रहे हैं। लेकिन कैंपस के अंदर जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस की अपील के बाद भी छात्र अड़े रहे। कई जगहों पर पुलिस से बहस करते नजर आए। ये जगह नहीं है दिखाने की, बात खत्म। क्योंकि इससे कभी भी जो स्थिति बिगड़ सकती है उसे हमें रोकना है ना। कहाँ बिगड़ सकती है? आप बिगड़ने के बाद हम एक्शन लेंगे। मैम कैसे बिगड़ सकती है? हम जब पीसफुल खड़े हैं, हम किसी ये देख लो, ये प्रोटेस्ट नहीं है तो क्या है? आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। पुलिस इन छात्रों को जबरदस्ती यहाँ से हटाने लगी। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कई छात्रों ने चोट आने की शिकायत की और पुलिस प्रशासन पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए गए। 2-3 बार रिक्वेस्ट करने पे वो नहीं हटे
तो पुलिस ने उनको डिटेन किया पीसफुली, बसों में यहाँ भर के टोटल 24 लोगों को डिटेन किया। सुप्रीम कोर्ट की जो सारी गाइडलाइंस हैं उनके पालन करते हुए उनको डिटेन किया है। इस तरीके की कोई ऐसी कंप्लेंट हमें। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले ठीक ऐसा ही हंगामा अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी हुआ। यहाँ पर लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई और आयसा ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का कार्यक्रम रखा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी, फिर भी छात्र नहीं माने। अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तस्वीर है जहां पर आयसा एसएफआई जो कि लेफ्ट विंग छात्र संगठन है उनकी तरफ से कॉल दिया गया था कि 1 बजे दोपहर में ये स्क्रीनिंग होनी थी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की। इसके लिए पर्दे भी लगा दिए गए थे, छात्रों को यहां पर जमा भी कर लिया गया था और उसके बाद ये हुआ कि यहां पावर कट कर दिया गया। ये छात्रों का आरोप है। पावर कट कर दिया गया तो उसके बाद सबको क्यूआर कोड्स बांटे गए। उन क्यूआर कोड के जरिए सभी लोग ने अपने मोबाइल फोन पर, अपने लैपटॉप पर इस स्क्रीनिंग इसको डॉक्यूमेंट्री को देखने की कोशिश की और उसके बाद हंगामा कुछ इस तरीके से बढ़ गया कि जो एबीवीपी छात्र संगठन के जो छात्र हैं वो दूसरी तरफ से यहाँ पर पहुंचे और वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। और इस तरह ये यूनिवर्सिटी कैंपस भी राजनीति का अखाड़ा बन गया। इस अखाड़े में भी पुलिस की एंट्री हो गई। हालांकि यहाँ पुलिस और छात्रों के बीच कोई झड़प जैसी नौबत नहीं आई, लेकिन यूनिवर्सिटी में छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे और डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन को लेकर सवाल उठाते रहे। सरकार ने तो बैन ही नहीं किया है अभी तक। ये बैन हुआ नहीं है डॉक्यूमेंट्री। वैसे सैटेनिक वर्सेस बैन हुए थे। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बैन होती है, बहुत सारी मूवीज है जो बैन होती हैं। हम नहीं मानते कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो बैन होना जरूरी है। अगर कुछ बना है तो वो सिटीजन्स देखें और अपनी खुद की राय प्रस्तुत करें। तो प्रोपेगेंडा अगर आप कह के ये बैन, मतलब बैन तो पहली बात है नहीं, तो हम उसी के खिलाफ है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमको कह रही है बार बार कि हम ये डॉक्यूमेंट्री स्पेसिफिकली ये डॉक्यूमेंट्री सीन नहीं करवा सकते और इंटरनेट पे लिंक्स इसके स्पेसिफिकली बैन हो रहे हैं, मतलब खुले नहीं जा रहे, तो ये तो नॉन गवर्नमेंटल है ना। वहीं जिस जेएनयू से 24 जनवरी को इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ, वहां अभी भी ये मामला शांत नहीं हुआ है। आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी पर पथराव का आरोप लगाने वाले लेफ्ट के छात्र नेता अभी भी अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। यहाँ जेएनयू छात्र संगठन ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकने और जामिया में छात्रों को हिरासत में लेने के विरोध में मार्च निकाला। दिल्ली के बाद आपको कोलकाता ले चलते हैं। यहाँ की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में भी लेफ्ट के छात्र संगठनों ने उसी विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की पूरी तैयारी कर ली। इसके लिए यूनिवर्सिटी के कॉमन रूम में छात्र जुटे, प्रोजेक्ट लगाया गया, पहले भाषण हुआ, फिर स्क्रीनिंग। लेकिन कुछ ही देर में लाइट चली गई। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में जब स्क्रीनिंग हो रही थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री की, इसी कॉमन रूम में लाइट चली गई है। पूरा प्लान है उनकी तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि जेएनयू में जैसे हुआ था वैसे ही हमारे इधर भी चला गया है पावर, तो ये हमें एक रोकने का एक डिसीजन लिए हैं वो लोग। उधर तेलंगाना की हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। यहाँ लगातार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जा रही है। इससे नाराज होकर एबीवीपी इस जिद पर अड़ गया, अगर कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री चलेगी तो फिर वो कश्मीर फाइल्स भी दिखाएंगे। सवाल है यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में इस तरह बीजेपी वर्सेस लेफ्ट की इस राजनीति को हवा कौन दे रहा है? क्या अपनी राजनीति साधने के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है? वहीं अक्सर विवादों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। यहां गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान मजहबी नारे लगाए गए। इस वीडियो के सामने आने पर सवाल उठे तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। दावा ये कि नारा लगाने वाले छात्र की पहचान कर ली गई है। बीए फर्स्ट ईयर के इस छात्र को निलंबित भी कर दिया गया है। पहले जेएनयू में भारत विरोधी फिल्म दिखाने का कुत्सित प्रयास, लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन ही गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर नाराए तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये भी है कि विश्वविद्यालय के वो विद्यार्थी नहीं बल्कि ड्रेस से दिख रहे हैं कोई एनसीसी के कैडेट भी थे। सोचने की बात है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए उन्हें सफलता के मंत्र दे रहे हैं,
तो दूसरी तरफ कुछ लोग विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा बनाने में क्यों लगे हैं? दिल्ली के KM करियप्पा ग्राउंड पर इस वक्त एनसीसी का स्थापना दिवस समारोह चल रहा है। ये वहीं की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज एनसीसी की स्थापना को 75 साल हो गए। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं। एनसीसी कैडेट्स की हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने आज परेड का मुआयना भी किया है और देखिए किस तरीके से इन कैडेट्स को पुरस्कृत किया गया। जूनियर डिवीजन जूनियर विंग कैडेट खुशी महावर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स का यह कार्यक्रम जिसमें पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इस मौके पर इन तमाम कैडेट्स की उन्होंने ना सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि देखिए किस तरीके से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। 2022-23 रनर्स अप डायरेक्टरेट तमिलनाडु पुदुचेरी और अंडमान निकोबार निदेशालय। ट्रॉफी की हकदार कैडेट बेनिता गोल्डी। वर्ष 2022-23 की चैंपियन निदेशालय महाराष्ट्र निदेशालय। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं कैडेट सुकन्या राणा दिवे। वांछित पीएम बैनर वहन करने का सम्मान सीनियर अंडर ऑफिसर कैडेट देवेंद्र बड़गुजर। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं महाराष्ट्र निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल वाईपी खंडोरी। पीएम बैनर के लिए 17 राज्य निदेशालयों के ट्रेनिंग एक्टिविटीज कैंप और रिपब्लिक डे कैंप से जुड़ी प्रतियोगिताओं पर परखा जाता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।